एक्शन। श्रोताओं नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं टीवी, फिल्म्स और ओटीटी की एक ऐसी अदाकारा से जिन्होंने अपने सशक्त अभिनय के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है, राजश्री देशपांडे। जी हाँ साथियों, ये वर्सेटाइल एक्ट्रेस आज मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियोज में। आपसे बड़ी ही दिलचस्प बातचीत की है हमारे सहयोगी यूनुस खान ने। तो आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। ये बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम है और इस वक्त हमारे साथ बैठी हैं आज के जमाने की एक चर्चित अभिनेत्री राजश्री देशपांडे। बहुत बहुत स्वागत राजश्री विविध भारती के स्टूडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि ये जो स्टूडियो है, यहाँ आकर जो फर्स्ट अनुभूति है, पहला ख्याल, पहला एहसास दिल में, वो क्या है? सच कहूं आप गीता पे हाथ रख के कहिए कि सच कहूंगी और उसके सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं औरंगाबाद मतलब छत्रपति संभाजी नगर से हूँ और मैं जब बचपन में मतलब स्कूल के बाद जब जस्ट कॉलेज ज्वाइन किया था, तब मैंने आकाशवाणी का एक टेस्ट दिया था। उसमें मैं हो गई थी फेल। यार ये तो लंबी सीरीज है लोगों की जो आकाशवाणी के टेस्ट में फेल हो गए। मुझे ऐसे लगा कि मैं थिएटर करती हूँ, मैं आर्ट फील्ड में डांस करती हूँ। उस वक्त किसी ने कहा था कि आपको कुछ 500 रुपए मिल जाएंगे कुछ ऐसे कुछ प्रोग्राम में ऐसे। तो मैं अपने वो इसमें थी कि मुझे इंडिपेंडेंटली कुछ काम करना है, 500 रुपए मिल रहे हैं। तो मैं गई वहां पर और मैं फेल हो गई। फिर मेरा ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे कहा कि अरे अमिताभ बच्चन भी फेल हो गए। तो मैंने फिर दिल को तसल्ली दी कि हाँ ठीक है, इतनी भी खराब नहीं हूँ मैं आर्टिस्ट, सीख लूंगी। तो आज मुझे यहाँ आने के बाद जैसे ही मैंने इस दरवाजे से एंट्री ली और सारे लोगों को देख रही थी मैं, वो यादें आ गई। क्योंकि कोई भी मंजिल मतलब जो है अधूरी नहीं रहती, वो पूरी हो जाती। तो आज मुझे यहाँ आके ऐसे लगा कि अरे वो दिन और आज का दिन, क्या बात, इस जिंदगी का एक सर्कल पूरा हो गया। जी है ना? भाई, जिंदगी अपने सर्कल्स पूरे करती चलती है ना? जी। आपने छत्रपति संभाजी नगर की बात की, यानी औरंगाबाद की, और मैंने सोचा था कि हम पहले औरंगाबाद की ही यात्रा करेंगे और आपके बचपन की बातें करेंगे। पर मुझे लगता है कि अपने सुनने वालों की तरफ से और विविध भारती की तरफ से मुझे सबसे पहले आपको बधाई दे लेने दीजिए ताजा ताजा फिल्म फेयर की। थैंक यू सो मच। है ना? जो सत्यशोधक के लिए मुझे मिला है। और इससे पहले वाला ट्रायल बाय फायर के लिए मिला था। बिल्कुल, ये मैं आप ही के मुंह से सुनना चाह रहा था कि 2 फिल्म फेयर जीतने वाली कलाकार सामने बैठी है ना? अब चलिए चलते हैं औरंगाबाद की तरफ, यानी छत्रपति संभाजी नगर जी, और बचपन की तरफ जहाँ पिताजी किसान हैं और पढ़ाई की जा रही है जी। तो बताइए उस बचपन के बारे में। हाँ भाई, मेरी पैदाइश हुई वहाँ पर। मेरे मम्मी पापा, आई और पापा, हम उन्हें बुलाते हैं, दोनों किसान खानदान से आते हैं। उस वक्त भी सूखा था, ड्राउट वाज ऑन पीक एट दैट टाइम ऑल्सो। और उस वक्त भी ऐसा होता था कि काम ही नहीं है तो लोग शहर की तरह भाग रहे थे और करना तो बहुत चाहते थे क्योंकि ज़मीन ही थी उनकी, पर कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो उनको लगता था कि इन ज़मीनों का हम क्या करें। और उस वक्त ऐसा था कि इतना भी कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ नहीं था। तो मेरे पिताजी और मेरी माँ दोनों थोड़े पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट किया था, बाकी लोगों के तरह नहीं था। तो उस वजह से ऐसा था कि किसान मतलब थोड़ी बहुत जो जमीन है उन पे काम तो करना है, पर फसल हो नहीं पा रही क्योंकि पानी नहीं है। ऑड्स जॉब्स बहुत किए उन्होंने उस वक्त, क्योंकि 3 लड़कियां हैं और समाज पहले ही बोल देता है कि उन लड़कियों को कैसे बड़ा करोगे। सबसे पहले तो ये पूछता है उनकी शादियां कैसे कराओगे। तो मेरी माँ हमेशा बोलती थी कि उनको मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, फिर उनकी अच्छी जगह पे शादी हो जाएगी। अगर मैं उनको पढ़ाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उन दोनों ने बहुत मेहनत की। कुछ वक्त ऐसा भी था कि अपने खेत में जाते थे, बीज बोते थे, फिर कोई और जॉब करने निकल जाते थे। मेरे फादर मतलब काफी वक्त उन्होंने दिया खेती पे, पर जब वहां पे एक शेंद्रा करके एक फैक्ट्री का एक यूनिट आ गया, तब उन्होंने जमीनें ले ली हम सबकी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी,
पर एक माहौल मैंने देखा है घर में जब कुछ काम नहीं है और नौकरियां भी थी नहीं उतनी और गवर्नमेंट जॉब्स इतना आसान काम नहीं था उस वक्त, तो बहुत हालात खराब हो गए थे उस वक्त में। मेरी माँ को 2-2 3-3 अलग अलग काम करने पड़ रहे थे टू सपोर्ट हम तीनों को। तो एक मुश्किलें आई पर उन दोनों ने कैसे वैसे करके एक रास्ते निकाले और हम तीनों को काफी अच्छी तरह से पढ़ाया और काबिल बनाया कि हम खुद कुछ कर सकें। पर एक वक्त था जब मैंने उन दोनों को मैंने और मेरी बहनों ने देखा है बहुत ही खराब हालत से गुजरते हुए, तो आज भी वो वक्त मेरे जहन में है और मुझे लगता है कि मैं नहीं चाहती कि आज का किसान या गांव में जो रहने वाले हैं या जिनको कोई सपोर्ट नहीं है वो उस जिंदगी से गुजरे। मेरा हमेशा से यही रहता है कि मैं जब गांव में जाती हूँ और उन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे उनमें मैं खुद दिखती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे लोग मिले, मेरी बहनों को लोग मिले, इसलिए शायद, और मेरी माँ ने तय किया कि मैं इनको कुछ बनाऊंगी तो इनको भी वैसे ही लोग मिले। मतलब इतने साल गुजर गए पर आज भी पानी की कमी है, आज भी वहाँ के जो स्कूल है बहुत ही खराब हालत में है, टीचर्स नहीं हैं, बच्चों में और युवाओं में पढ़ाई लिखाई का उतना अभी तक ऐसा वो प्यार नहीं उमड़ा है। तो हम तरक्की तो कर रहे हैं, चांद तक पहुंच जाएंगे, पता नहीं किस किस चीज का ये करेंगे, 5G आ गया हमारे पास, हर एक इंसान के पास फोन है, पर किसी को पता नहीं कि उस फोन के साथ करे क्या। आज भी किसानों और गांव में ये है कि काम करने की मतलब कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम करना है पर काम है नहीं, और जिनके पास काम आ रहा है उनको काम करना नहीं है। तो बहुत लंबी लड़ाई है जो मेरे माता और पिता ने दोनों ने लड़ी है, जिनमें से हम तीनों को उन्होंने बाहर निकाला। पर मैं चाहती हूँ कि गांव बसे, गांव रहे, इसीलिए मेरी जो पूरी कहानी है वो भले ही मैं कोई भी फिल्म फेस्टिवल जाओ वहाँ पे अपनी कहानी बताओ, मतलब सिनेमा को रिप्रेजेंट करूँ, पर मेरा दिल उन सारे गांव में है जहाँ पर आज भी पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, काम नहीं है लोगों के पास, क्योंकि उन सबको मैं मेरी खुद की फैमिली की तरह देखती हूँ, तो मेरे लिए वो कनेक्ट बहुत है। तो इसलिए मैं कोई भी कहानी बताऊँ एज अ एक्टर, जैसे सत्यशोधक को आपने कहा, तो सावित्रीबाई फुले मतलब मेरे लिए सिर्फ ये नहीं था कि मैं सिर्फ किरदार कर रही थी, मैं वो जी रही थी। बिल्कुल। इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही मतलब दोनों ऐसा है कि मैं चूज नहीं कर सकती ये लेफ्ट है या राइट है या राइट है या लेफ्ट है, वो एक स्किन की तरह हो गया है मेरे लिए। बहुत दिलचस्प और बहुत मार्मिक बातें आपने बताई, और जब आप ये बता रही थी तो मुझे 2 बीघा जमीन याद आ रही थी, क्योंकि किसानों की जो व्यथा है उसको उस जमाने में 1954 में दिखाया था बिमल रॉय ने जी, और मेरे जहन में वो गाना गूंज रहा था, तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का पहला गाना जी वही होना चाहिए, भाई रे गंगा और जमुना की गहरी है धारा। बहुत बहुत खूबसूरत गाना है, प्लीज। भाई रे गंगा और जमुना की तो गहरी है धारा, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए,
तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना। आए रे भाई रे, राजश्री, बातें ये हो रही हैं कि गांव किसानों की समस्याएं, किसान माता पिता, लेकिन मैंने एक चीज देखी, आपके जीवन की एक धारा जो बहुत पक्की है, जो आपने समझ ली थी, और मुझे लगता है शायद इसीलिए वो एक सर्कल भी पूरा हुआ जब आपने सावित्रीबाई फुले का किरदार निभाया। जो पक्की धारा है वो है एजुकेशन की धारा। जी। आपने खूब जम के डट के लंबी पढ़ाई की है। जी। उसका संघर्ष बताइए। पढ़ाई मतलब देखो, बचपन में तो यही कहा गया था कि एक प्रोफेशनल डिग्री लो, आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या टीचर या गवर्नमेंट जॉब या सिविल सर्विसेज, क्योंकि उस वक्त तो यही था कि वो इन होता है ना, मतलब वो था उस वक्त का। तो मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, मेरी बीच वाली बहन इंजीनियर, और मैं उन दोनों को पढ़ते हुए देखती थी और मुझे ऐसा डर लगता था कि ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, ये लोग बहुत ज्यादा ही पढ़ रहे हैं। तो मतलब दिन रात लगे पड़े, और मैं मतलब इतनी अच्छी नहीं थी पढ़ने में। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचू पहले खाना खत्म कर देती थी। मुझे लगता था हाँ, एक काम हो गया। फिर दूसरा काम ये है कि खेलने जाना है, तो पूरा ध्यान वहां पे रहता था। फिर ध्यान वहां पे रहता था कि मुझे नाटक कौन सा आ रहा है, गाने में मैं जा सकती हूँ या नहीं, मैं डांस मुझे करना है। ये कितनी उम्र से ये चीजें शुरू हो गई थी? बचपन से, मतलब मैं चौथी में थी, मैं एक मराठी मीडियम स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। तीसरी चौथी से मैं, मतलब मेरे ख्याल से कुछ 11 साल की रहूंगी मैं, 10-11 साल की, उस वक्त से मैंने काम करना शुरू किया था। बहुत मतलब कोरस थी मैं, हर जगह पे, यहाँ वहां, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मंच पर पहली बार क्या किया था? अब जैसे मैंने एक पहला नाटक किया था, उसका नाम था चंद्रावर्चे ससे। उसमें एक मैं ससा थी। वाह। तो कुछ नहीं था काम मेरा, बस कूदना था। और वो जो एक मेन लड़की थी उसका मैंने ऑडिशन भी दिया था, मतलब पढ़ा था, पर उस मेन लड़की को मिला, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम नहीं पढ़ पा रही हो। तो मुझे करना तो था बहुत लीड, पर कर नहीं पाई। तो मैं एक वन ऑफ द ससा थी वहां पर, यानी खरगोश थी। वही खरगोश थी। पर बहुत मजा आया मुझे पूरे प्रोसेस में। उसके बाद भी और नाटक किए मैंने स्कूल में। तब ऐसा कभी नहीं था कि मुझे यही करना है वही करना, मुझे बस उस चीज का, उस कहानी का हिस्सा बनना था। मुझे बहुत मजा आ रहा था। फिर उसके बाद पापा का क्या रिएक्शन था? उनको लगता था कि हाँ, 1 घंटा, मतलब स्कूल के बाद 1 घंटा कहीं तो प्रैक्टिस कर रही है, तो उनको भी ठीक था। क्योंकि मम्मी काम करती थी, तो पंचायत समिति में थी, वो क्लर्क थी, तो वहां से छूटती थी, तो वो पिकअप करने के लिए उतना वक्त कहाँ, मतलब तब तो ऐसे डे केयर तो थे नहीं। और मैं मतलब 8-9 साल की थी, तब से अकेली ही स्कूल जाती थी। तो मेरे लिए ऐसा था नहीं कि अरे कहाँ, मतलब कौन कोई आएगा साथ में, कोई नहीं आता था। मैं और मेरी दोस्त, हम लोग ऐसे पैदल चलते चलते, खाते पीते, यहाँ से कुछ उठाया वहां से कुछ उठाया, ऐसे करते करते हम हमारे स्कूल जाते थे। मेरे लिए वो बहुत ही खूबसूरत वक्त था बचपन का। एक और एक आदत थी, अगर मैं कह सकूं इसके बारे में, तो मैं और मेरी दोस्त को पानी पूरी, मतलब वाह वाह, पानी पूरी, मतलब पानी पूरी कहते हुए मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ये था। तो उसके लिए पैसे नहीं मिलते थे, तो हम लोग वो लॉटरी का टिकट आता था उस वक्त, जिसको स्क्रैच करो तो आपको एक 50 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे ऐसे कुछ निकल आते थे। उसमें से हमारा वो फालूदा और पानी पूरी मिल जाता था। तो एक आदत खराब थी, अच्छी नहीं थी वैसे देखा जाए तो, पर बहुत मजा आता था। एक तो एक बचपन में वो जो 20 पैसे भी मिल जाए, वो जो खुशी मिलती थी हमें, वो बहुत कमाल की थी। गाने गाते, नाचते, स्कूल आते जाते थे, ऐसा ही बचपन रहा। मुश्किल था क्योंकि घर का वातावरण और आसपास का माहौल थोड़ा सा ऐसा था कि कुछ कुछ चीजें हो रही थी। मेरे लिए आर्ट इसलिए शायद बहुत करीब है क्योंकि उसमें मुझे जॉय मिलता था। जैसे मैं बचपन में माधुरी दीक्षित के गाने पे बहुत डांस करती थी, और
आपकी वजह से शायद मैं बोल सकती हूँ कि विविध भारती की वजह से भी मैं एक आर्टिस्ट हूँ आज, क्योंकि हमारे पास तो वही था ना, टीवी तो था नहीं, रेडियो ही एक था जो हमारे करीब था, और ऐसे बहुत सारे शोज होते थे जिसमें हमें गाना सुनने को मिलता था। ये घर घर तक है, मतलब ये रेडियो के लिए आप गरीब हो अमीर हो या कुछ हो, उसमें कोई ये नहीं, रेडियो हर घर में बज सकता है, क्योंकि वो इतना दिल के करीब था, अफोर्डेबल था और इतना खूबसूरत था। आज भी है, पर उस वक्त का ऐसा था कि इतने खूबसूरत गाने बजते थे, और इसके साथ साथ पुराने भी थे जो मम्मी पापा भी खुश थे, और नए भी थे तो हम भी खुश थे। तो ऐसे हमारा एक रूबरू हुआ गानों से, कहानियों से। सिनेमा तो देखने को नहीं मिला उस वक्त, बचपन में खास, पर गानों के थ्रू पूरे इमेजिनेशन हमारे सामने, मतलब पूरी कहानी, मतलब पूरा माहौल हमें सामने दिखता था। तो यही ताकत है ना आर्ट की। इस वजह से मुझे वो आर्ट बहुत पसंद था और आज भी है, क्या हमेशा रहेगा। मुझे एक दृश्य समझ आ रहा है कि दोनों बहनें जो हैं वो बहुत डट के पढ़ाई कर रही हैं, और आपका ध्यान आर्ट्स की तरफ ज्यादा है और पढ़ाई की तरफ थोड़ा कम है। ये जो 3 बहनें घर पर थीं, इनकी बदमाशियां किस तरह की हुआ करती थी, और इनमें सबसे बदमाश कौन था? वैसे देखा जाए तो मैं हाँ, मतलब एक थोड़ा सा ऐसा घर में और बाहर मेरे दोस्तों के इसमें भी मैं ऐसा गुंडा थी। तो एकदम प्रॉपर। हाँ वही, मतलब तो मार पिटाई वाली? मार पिटाई, मतलब हमारे यहाँ पे ज्यादातर लड़के थे तो मैं लड़कों में ही खेलती थी। हाँ। तो हमारे इसमें अगर घर घर खेलना होता तो मैं आदमी थी घर में, तो मैं कमाने वाली थी। मेरे जो साथी थे, दोस्त हैं उस वक्त के, वो खाना बना रहे थे, तो मैं उस वक्त से ऐसा था कि मैं हमेशा लीड करूंगी घर में भी, मतलब मैं देखूंगी सब कुछ ऐसा। ये भी चीज थी कि मैं काफी वक्त के बाद पैदा हुई मेरे घर में, लड़कियां हो रही थी। मेरी माँ को और पिताजी को एक बड़ा लड़का था जो गुजर गया एक मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से, तो उसके बाद थोड़े से ये हो गए थे, और घर में भी एक डिमांड था, और ऐसे भी घरों से आ रहे हैं हम लोग जहाँ पे एक लड़का होना बहुत जरूरी था। तो 2 लड़कियों के बाद फिर लड़कियां अगर होना उनके लिए थोड़ा सा ये था। तो मैं ऐसी पैदा हुई उस ऐसे वक्त में कि जब फिर से लड़की होगी। मैं मेरी माँ के साथ उनके घर पे थी ननिहाल में, तो वहां पर थी तो कोई देखने नहीं आया, क्योंकि सबको लग रहा था कि अरे और एक लड़की होगी, तो एक वो अनवांटेड चाइल्ड का एक स्पेस था मेरा। पर कुछ वक्त के बाद जब मेरे पिताजी ने मुझे देखा तो मैं अकेली एक गोरी लड़की पैदा हुई, तो सब लोग बोलते थे अरे किसानों के घर में, क्योंकि सब सांवले हैं, और ये गोरी लड़की कैसे पैदा हुई। तो मेरी बहनें मुझे चिढ़ाती थी कि तुम्हें हमने जो लोग आते हैं ना रास्ते पे, वहां से उठा के लिया है, तो देखो तुम्हारा रंग और हमारे रंग में बहुत फर्क है। तो मैं बहुत वक्त ऐसा होता था कि कैसे मैं सांवला रंग लाऊं, तो मुझे लोग बोलते थे कि तुम बहुत धूप में चलो, धूप में खड़ी रहो, फिर भी मैं सांवला रंग नहीं आ पाया। उल्टी धारा चल रही थी वही, और मैं चाहती थी सांवला रंग, और लोग यहाँ पर सब लोग चाहते थे कि अरे हाय गोरी लड़की करके। पर ऐसा बचपन था, मुश्किलें थी, पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिससे हम सबने एक साथ मिलकर डट के उसका सामना किया और पढ़े लिखे। मुझे लगता है कि एक अच्छा इंसान मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने बनाने की कोशिश की, और हम कहीं ना कहीं तो उस पे और काम कर रहे हैं, क्योंकि काम खत्म नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छे इंसान बनने का आपका जो एक ये है क्या कहते हैं उसे, एक प्रोसेस, एक रास्ता है, वो बहुत दूर तक चलता है। तो रोज एक नया कुछ सीखना है और कुछ को छोड़ के जाना है। तो बस यही है। मतलब मुझे एक बहुत ही प्यारा शैलेंद्र जी का गाना है, आपकी ही किताब में है इनफैक्ट, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अनाड़ी फिल्म का ये गाना सुनते हैं जी।
मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये दिख रहा हूं कि रेडियो था जिस पर गाने होते थे, उन गानों पर डांस होता था, वो एक मनोरंजन का साधन था। पढ़ाई थी, खेलना कूदना था, बहनें थीं, पिताजी थे, घर की परेशानियां थीं। इन सब के बीच में सिनेमा की कितनी जगह थी, क्योंकि आपने कहा कि बचपन में फिल्में देखने नहीं मिली, तो कितने कितने दिनों बाद कहाँ फिल्में देखने मिला करती थीं, क्या तरीका था उसका? क्योंकि टीवी तो तब हमारे यहाँ पे तो नहीं आया था, पर बाजू वाले घर में आया था, तो वहां पर हम लोग चित्रहार देखने तो चले जाते थे, और उतना ही मैं कहानियों को जानती थी उस वक्त, और गानों को जानती थी। और नाटक क्योंकि मैं करती थी बचपन से, तो मैं उन कहानियों को मिमिक्री भी करती थी, मैं छोटे छोटे स्किट भी करती थी जब भी लोग आते थे, क्योंकि हर छोटे घरों में ऐसा होता है मेहमान आए कुछ करके दिखाओ। ये मतलब हर छोटे शहरों की कहानियां हैं, बिल्कुल, तो कुछ करके दिखाओ, तो आप वहीं से नाचना सीखते हैं, क्योंकि आपको मनोरंजन करना है। क्यों मनोरंजन करना है? क्योंकि एक तो ऐसी बात है कि आपको कुछ मिल रहा है उसमें से, दूसरा ये है कि जब सामने वाले के चेहरे पे वो खुशी दिखती है, आप जब नाचते हो या आप कुछ कह रहे हो, वो जब चुप ऐसे सुनता है, बहुत अच्छा लगता है। और वही मेरा कोर है आज भी। मुझे बहुत पसंद है कि जब मैं कोई कहानी बता रही हूँ, या मैं कुछ स्किट कर रही हूँ, या मैं कोई एक किरदार निभा रही हूँ, अगर लोगों के वो दिल तक छू रहा है, पहुंच रहा है, वो कहानी, वो वाक्य, वो जो भी मैसेज हो, जो भी कुछ हो, मनोरंजन हो, अगर लोगों तक पहुंच रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब सब कुछ मिल गया मुझे। तो मेरे लिए वो मेन था
परिंदा मेरी पहली एक्चुअली फिल्म है। वाह। तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि मेरी माँ ऑफिस में थी और पापा ने पिक किया था, पर वक्त था उनके एकदम ऑफिस के ही सामने एक सिंगल स्क्रीन थिएटर था, वहां पे एक फिल्म लगी थी। अब पापा ने बोला कि थोड़े से पैसे हैं, चलो एक टिकट निकाल लेके चले जाते हो। मैं तो छोटी थी तो फ्री बैठी थी, तो गए अंदर और शुरुआत हो गई। और जैसे ही वो एक ऐसा सीन आया, पापा ने उठाया मुझे और मुझे लेके गए चले और मैं अपने मुझे देखना है बोले नहीं 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 कोई अच्छी फिल्म नहीं लग रही है। और मैंने ये बात इवन बकायदा माधुरी दीक्षित जी को बताई जब मैं उनके साथ फेम गेम नाम का एक शो कर रही थी जी। कि मैं जब भी मैंने परिंदा उसके बाद ऑफ कोर्स देखी बार, बट मैं जब भी वो वक्त एक आता है तो मुझे वो था कि इवन अनिल कपूर साहब को भी बताई मैंने कहा वो वक्त जब आता था तब मैं पूरे एक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज में चली जाती थी तो किसी बार गए पर वो ही थी। और पहली फिल्म जो आधी अधूरी रह गई उस वक्त। और फिर उसके बाद जब मैं कमर्शियल थिएटर करती गई, गांव-गांव में घूम रही थी नाटक को लेके, ऑर्केस्ट्रा में भी काम करती थी, तो फिर छोटा एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी आ गया, वैसे खुलता था वो, तो थोड़ा शटर डोर था, तो वहां से एक कहानी। और वही था मतलब हमारे लिए जो डीडी नेशनल था उस पे जो फिल्में लगती थी, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी हो या श्याम बेनेगल हो या बासु भट्टाचार्य हो, या सारी फिल्में मैंने उसी में देखी। तो मेरे लिए वहां से और कहानियां मेरे पास आती है। क्या बात है। परिंदा का जिक्र हुआ है तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुनना बहुत जरूरी है। पंचम का गाना है, खुर्शीद हिल्लौरी ने इसको लिखा है जी। और गाने के बोले तुमसे मिलके ऐसा लगा। सुंदर।
औरंगा का गाना ये कहता है, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके, तो सचमुच हमारे सुनने वालों को भी मजा आ रहा होगा आपकी बातें सुन के, क्योंकि इन बातों में जिंदगी की धड़कन है। तो राजश्री, ये जो पढ़ाई का अंतिम छोर आता है ना, जब जिंदगी में ये तय करना पड़ता है कि आखिर अब सब्जेक्ट्स डिसाइड करने हैं, क्या करना है, ऐसा कुछ डिलेमा आया था? एक तो तय था मेरे लिए कि मुझे औरंगाबाद से, मतलब छत्रपति संभाजी नगर से बाहर निकलना था। ये इस वजह से भी हुआ क्योंकि मैं जूडो खेलती थी, थिएटर और इन सब के साथ साथ मैं जूडो भी खेलती थी। तो कितने लोगों को धाराशायी किया है? काफी टूर्नामेंट खेले और बहुत ही अच्छा उम्दा खेलती भी थी मैं। अच्छा, लेकिन ये जूडो कहाँ से शुरू हुआ था? जैसे मैंने कहा कि अभी तो डे केयर है नहीं, तो बचपन में आपको मतलब वो 1-2 घंटा जब कोई घर में नहीं है, माँ अगर ऑफिस में है, पिताजी भी काम पे है, तो कौन पिक करेगा और कैसे मतलब घर जाएंगे। तो वो जो 1-2 घंटा था, मुझे इधर डांस क्लास में डाला गया या जूडो के क्लास में, जो भी स्पोर्ट्स होता है उसके, लाइक आई कीप टेलिंग माय मदर कि मैं आई एम अ जैक ऑफ ऑल। ये भी किया है मैंने, वो भी किया है मैंने, ताइक्वांडो भी किया था मैंने, मार्शल आर्ट भी किया था मैंने, कथक भी किया है मैंने, भरतनाट्यम भी किया है। तो हर जगह से गुजर चुकी हूँ, और जहां पर भी जैसे ही फीस बढ़ती थी तो मेरी माँ बोलती थी हाँ हाँ चलो दूसरी जगह चलो। तो जैसे ही भरतनाट्यम की फीस बढ़ गई तो कथक में कम फीस थी तो वहां पे डाल दिया। जैसे ही मार्शल आर्ट में बोला कि ये खरीदना पड़ेगा तो उन्होंने बोला नहीं तू दूसरा कुछ कर ले। उतना वक्त वो एक टाइम पास कुछ तो कर ले, क्योंकि आज उसको अहमियत मिल रही है सारी चीजों को। मुझे लगता है आज भी छोटे शहरों में इन चीजों पे अहमियत नहीं मिलती है। इन चीजों को आज भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहा जाता है, ये कोई करियर नहीं है। आज भी गांव में, मतलब जैसे मेरे स्कूल जो है गांव के, तो अभी मैंने वहां पर जूडो सिखाती हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सिर्फ स्कूल बनाओ, मैं चाहती थी कि वहां पे आर्ट हो, क्राफ्ट हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, रोबोटिक्स हो, जो नई चीजें, थिएटर हो, किताबें पढ़ी जाए बच्चों के साथ। क्योंकि बाहर का ये जो ज्ञान है आपको एक समाज की तरफ लेके जाता है। आपको स्कूल में जाने में जो मतलब एक मजा आना चाहिए। मैं इसी वजह से आज भी मेरे बच्चे ये सारी चीजें सीखते हैं, क्योंकि उन चीजों की वजह से मुझे दुनिया देखने को मिली। जैसे आर्ट हो, मतलब थिएटर करती थी मैं, या डांस के प्रोग्राम करती थी मैं, गांव घूमती थी, लोगों से मिलती थी, दोस्तें हो जाती थी लोगों के साथ। जब मैं जूडो खेलती थी तो मैं टूर्नामेंट पे गांव घूमी हूं मैं, और कैसे अकेले रह सकते हैं बचपन से मैंने सीखा है। चीजें खुद करते हो तो दुनिया कि कहीं पे भी जाओ, कुछ भी हो जाए, फिर भी आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपने सब कुछ देख लिया है। मैं पूना आती थी जूडो के कुछ इसके लिए, और मैं देखती थी वहां पे बच्चे इतने सलीके से है, और हम वहां के किसानों के बच्चे और गांव के बच्चे, हम ये भी नहीं है एक टूथपेस्ट है जिसको हम बांट के वहां पे एकदम सलीके से सारी चीजें। मुझे बहुत अच्छा लगता था उन सबको देख के कि अरे कितना अच्छा रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, और बहुत अच्छे गेम में भी। पता नहीं, एक वो हो जाता ना कि आपको एक शहर बुला लेता है। तो ऐसा नहीं कि मैं उन सबको देख के, पर एक शहर ने मुझे बुला लिया और मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे भी बड़े शहर में जाके कुछ करना है। फिर मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे जाना है, और ये तो नहीं कर पाऊंगी, डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मेरे इतने परसेंटेज भी नहीं आए। पर मैंने सुना है सिम्बायोसिस में स्पोर्ट्स कोटा में आपको एडमिशन मिल सकती है। तो मेरे पास जितने मेडल्स थे मैं उन सबको लेके मैं उस सिटी बस में मेरी माँ के साथ आई, और तब जब आई उसके बाद मैं कभी वापस नहीं, मतलब ऑफकोर्स जा रही हूँ अभी मैं, पर वो जब मैं आई थी तब मेरे पास इतने सारे खूबसूरत सपने थे, और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है। सही में नहीं पता। और स्पोर्ट्स कोटे में हो गया एडमिशन? स्पोर्ट्स कोटे में हो गया, एडमिशन हो गया, और मेरी माँ ने बोला कि तुम कैसे मैनेज करोगी जिंदगी को, यहाँ पे बहुत खर्चा होगा। कहा नहीं मैं कुछ कर लूंगी, क्योंकि मैं वैसे ही डांस और प्रोग्राम्स कर करके मुझे 200, 300, 500 रुपए मिल जाते थे। तो मैंने कहा कि मैं कुछ तो कर लूंगी, इतना तो भरोसा था। कहीं से जुगाड़ लगा के मुजुमदार सर जो उस वक्त के डीन थे सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज के, जो फाउंडर भी है सिम्बायोसिस के, तो उनकी मैं असिस्टेंट बन गई। वहां पे मुझे 1,500 रुपए मिलना शुरू हो गया, तो मैं पार्ट टाइम असिस्टेंट करती थी। फिर उसके बाद मैं कुछ 2 बच्चों को पढ़ाती भी थी, तो वहां पे मुझे एक वक्त का अच्छा खाना मिल जाता था, तो मेरा हॉस्टल से थोड़ा से हो जाता था। फिर 1-2 साल के बाद मुझे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम मिला, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ मैंने काम
करना शुरू किया था तो और ज़्यादा, मतलब पहले तो मैं पार्ट टाइम करती थी, फिर मैं फुल टाइम करने लगी। तो उस वक्त मेरा ग्रेजुएशन का वक्त था, तो आई ने यही कहा कि तुम कुछ भी हो जाए फेल नहीं होना है। तो मैंने उतना तो ये किया, मैंने कहा पास तो होके दिखाऊंगी मैं। और तब थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे थे, और उस वक्त पे आप 20-21 साल के हो और आप पैसा कमा रहे हो, मतलब आपको लगता है कि आप हो गए सेटल, मतलब जो चाहिए था कि आप पैसा कमा रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो। मेरी बहन को उतना पैसा मिलता नहीं था, जो डॉक्टर थी बेचारी गाँव घूमती थी, पर मुझे पैसे मिलने लगे क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा काम करने लगी उस वक्त, और अच्छे क्लाइंट्स मिलते थे, और मैं बहुत जल्दी सीख गई चीज़ों को। और ऐसा हुआ कि मैं पैसे कमाने लगी, पास भी हो गई, तो चलो ठीक है, चलो एडवर्टाइजिंग कर पा रही है, ये कुछ कर पा रही हूँ। तो मैं जब 20 साल की थी तब मैं 40 साल की बिहेव करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि लोगों के सामने ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि मैंने आसपास के लोगों को ऐसे बड़ा देखा है, और मुझे लगता था कि अगर मुझे इनके जैसा बनना है तो मुझे भी जिम्मेदार इंसान की तरह लोगों के सामने आना है, और बात भी वैसे करनी है, कपड़े भी वैसे पहनने हैं। तो मैं उस वक्त साड़ी पहनती थी और लंबे चौड़े कुर्ते पहनती थी कि लोगों को लगे कि मैं एक 30-40 साल की हूँ, भले उस वक्त 20 साल की थी। लोगों को पता नहीं था कि मैं कितने साल की। क्या बात है। पर वही है कि जिंदगी उस तरह से लेके गई। काफी वक्त मैंने काम किया, पर एक वो ऐसा वक्त था जब मुझे लगा कि पैसा कमाना ही बहुत था। तब थिएटर छूट गया था? छूट गया था। आर्ट पूरी तरह छूट गया था। मतलब ऐसा था कि किताब भी नहीं मैंने पढ़ी कोई, ना मुझे कोई शौक था गानों का, कुछ नहीं था। तो वो पूरा वक्त मुझे ऐसा लगा कि कैसे पैसे कमाऊं, क्योंकि पूरा बचपन बिना पैसों से गुजरा। तो मुझे हमेशा लगता था कि अरे साड़ी ले लेती हूँ मम्मी के लिए, अरे ये चीज़ ले लेती हूँ पापा के लिए, अरे ये चीज़ कर लेती हूँ मैं। तो वो पूरा वक्त 6-7 साल सिर्फ ऐसे लगा कि जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी होता है। पर मुझे वही होता है ना कि आपको वो कहीं ना कहीं तो डुबा लेता है, क्योंकि एक ऐसा वक्त हुआ कि जब मैं पूरी तरह खाली हो गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या ही कर रही हूँ। मैं जी नहीं रही थी, ना लोगों से मिल रही थी। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है और क्लाइंट्स चाहिए और लोगों तक पहुँचना है। तो ना दोस्ती थी, ना आर्ट था, ना किताबें थी, ना सिनेमा था उस वक्त। तो एक डिप्रेशन सा आ गया। और फिर कुछ वक्त के बाद मैंने तय किया कि मेरे ख्याल से ये शहर हो गया मेरे लिए। और उस शहर से मैं मुंबई की तरह आने लगी। कितना मुश्किल था ये फैसला? क्योंकि जमा जमाया सब कुछ था। नहीं, मेरे ख्याल से वो बहुत पहले से चल रहा था कि कुछ तो हो रहा है यहाँ पर। और फिर एक पल में मैंने तय कर लिया कि हो गया अभी। मतलब वो जो होता है ना कि बहुत सालों की एक एसिडिटी फंसी हुई है और आपको पता ही नहीं कि इसे निकालना कैसे, इसको करना क्या है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है। और वो डिसीजन काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए, पर मैंने ले लिया। सब छोड़ दिया मैंने। मेरे पार्टनर को कहा, जो मेरे साथ उस वक्त बिजनेस में एडवर्टाइजिंग के इसमें थे, मैंने कहा कि आप रख लो सब कुछ, मुझे नहीं काम करना है आगे, मुझसे नहीं हो पा रहा है। और ऑफ कोर्स मेरी माँ ने कहा, घर वालों ने कहा, सबने कहा कि तुम सब कुछ बना बनाया तोड़ क्यों रही हो। मैंने कहा अगर मैं तोड़ूंगी नहीं तो मैं ऐसी ही जिंदगी बिताती जाऊंगी और ऐसे तो लगेगा कि सब कुछ है पर फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। कि मेरा वो जो जॉय था परफॉर्मिंग का, कहानियां सुनाने का और मनोरंजन वो छूट रहा था, वो छूट गया था, पूरी तरह से छूट गया था। मुझे लगता है कि फिर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने आज भी ये स्टेप नहीं लिया। तो मिड 20s में लाइक उसमें मैंने डिसाइड कर लिया कि हो गया मेरा, और मैं अभी सिनेमा, आर्ट, थिएटर की तरह जाऊंगी। एक सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ पर आ गई और फिर एक कहानी शुरू हुई यहाँ से। क्या बात है। तो यहाँ मुंबई शहर की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। तो जाहिर तौर पर कौन सा गाना होगा? जरा हटके जरा बच के ये बम्बई मेरी जा। बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना सुनते हैं। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के ये है बम्बई मेरी जान। हा हा हो ही हा।
ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। कहीं सट्टा, कहीं पत्ता, कहीं चोरी, कहीं रेस, कहीं डाका, कहीं फाका, कहीं ठोकर, कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है आसान जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। मजू सुल्तानपुरी का ये गाना है सीआईडी फिल्म का जी। दो बातें कहता है कि बॉम्बे बड़ा खतरनाक शहर है, दूसरी तरफ ये भी कहता है कि बॉम्बे बड़ा शानदार शहर है। तो बम्बई आने के बाद का क्या एक्सपीरियंस था आपका? इस शहर ने आपको शुरुआती झटके दिए? नहीं, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है ये शहर। इवन पूना भी मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे औरंगाबाद भी बहुत खूबसूरत था। मेरे लिए बस एक जर्नी है और उस जर्नी का मैं एक हिस्सा हूँ। मुझे वहाँ पर भी सेफ लगता था, यहाँ पर भी बहुत सेफ लगता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, समंदर था, मतलब जैसे गुलजार साहब कहते हैं ना कि वो आधा शहर और आधा समंदर उसके बीच में है, रूले चला रहा है। बहुत ही अच्छी कविता है उनकी। तो मुझे लगता है कि उस जैसा ही मुझे बम्बई शहर मिला, लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत लोगों ने अपनाया, बहुत लोगों ने दिशा दी, बहुत लोगों ने कुछ सिखाया, बहुत लोगों ने ऐसी भी चीज़ें होती। तो मुझे लगता है कि एक जर्नी लाइफ की ऐसी है, और मैं ऐसी चीज़ को छोड़ के आई थी कि मुझे ज़ीरो बनना, क्योंकि मैं ज़ीरो बन के आई थी फिर यहाँ पर, तो मुझे उसमें मलाल नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर ट्राई तो करके देखो,
क्या होगा, खोने के लिए है क्या। मैं जब आई थी तब ऑड जॉब करके मेरा घर चलाती थी, हॉस्टल चलाती थी, तब भी इतनी खुश थी, आज भी उतनी खुश रहूंगी। जितने बचे कुछ पैसे हैं उनमें मैं और प्लस करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप ठान लेते हो कि मुझे एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जीनी है और मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे देखना है, मुझे समझना है, तो मुझे लगता है कि ऐसे इंसान मतलब हर हाल में कुछ न कुछ तो कर ही लेगा। बिल्कुल। तो बम्बई आके पहला काम क्या किया था आपने? मतलब बम्बई आके ऑफ कोर्स मैं थिएटर में थी, पर लिख रही थी, फिल्म मेकिंग कर रही थी। नसीर साहब के काफ़ी करीब थी, मैं मोटले में भी थी, तो थिएटर काफ़ी किया, मानव कौल के साथ हो या पूर्वा नरेश के साथ हो या गुलजार साहब की कहानियों का मंचन हो, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैं कर रही थी। पर उसके साथ साथ सबसे पहली बात मैंने ये की कि मैंने घूमना शुरू किया, क्योंकि पूरा मुझे लगता है कि यूथ 20s का मैंने सिर्फ पूना में काम करते वक्त बिताया था। मैंने शहरें नहीं देखी थी, मैंने गांव नहीं देखे थे, तो मैं अपना जितने बचे कुछ पैसे थे, क्योंकि मेरे लिए ये नहीं था कि मुझे बहुत 5 स्टार होटल में रहना था, तो सबसे पहले मैंने काम ये किया कि मैंने घूमना शुरू किया। केरला गई, कश्मीर गई, गांव घूमी, और मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि वहां से ही मेरा सोशल वर्क भी शुरू हुआ। और मेरे जहन में गाना गूंज रहा था, तो मुझे लगता है गाना, तो यहाँ ये गाना सुनते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुन रहे थे टीवी, फिल्म्स और ओटीटी की वर्सेटाइल एक्ट्रेस राजश्री देशपांडे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस दिलचस्प बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।